चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 2 लेक्चर हम लोग पहले ले चुके थे। अब तीसरा लेक्चर होगा प्रकाश की घटना, मतलब प्रकाश कौन कौन सी घटना घटता है। ऐसे प्रकाश बताए थे कि प्रकाश जो घटना घटता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। उसके बाद क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। बताए थे कि 10 में पढ़ना क्या? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? प्रकाश का पुनरांतरिक परिवर्तन। प्रकाश जो घटना घटता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 घटना है जो 10 में पढ़ना है: प्रवर्तन, अपवर्तन और पुनरांतरिक परिवर्तन। प्रवर्तन दर्पण में होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। ये एक प्रकार का भ्रम है। क्या है? आंखों का क्या है? भ्रम है। पुनरांतरिक परिवर्तन मतलब ऐसा भ्रम है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जब हम लोग राजस्थान में जाएंगे, थार रेगिस्तान में जाएंगे, तो आगे चल के लगेगा कि तालाब है। और रेगिस्तान में तालाब मिल जाना कितना खुशी हो है, बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे लड़की के मेकअप मिल जाना उतना खुशी है ना। रेगिस्तान में तालाब मिलना, तो सब लोग सोचता है कि आगे चल के क्या हो जाएगा, तालाब है वहां पर जाएंगे, मुंह कान धोएंगे, है ना, पानी नहीं पियेंगे। और जब आगे जाता है तो पता चलता तालाब है ही नहीं। उसी कौन घटना के कारण होता है? पुनरांतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। जो पढ़ना आगे चल के बताएंगे, अभी तो ऐसे ही बता रहे हैं। और तुम लोग सड़क, जब अभी तो गर्मी का दिन आ रहा है, तो जब हम लोग सड़क पर जाते हैं तब बस पे, तो लगता है कि आगे सड़क के आगे क्या है? पानी। जब आगे जाते हैं तो पानी नहीं होता है। यह प्रकाश की यही घटना के कारण होता है, जिसका नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यह एक प्रकार के क्या? भ्रम है। आंखों का क्या है? दोष है। पूरा प्रकाश आंखों का क्या है? दोषी है। तुम हमको देख पा रहे हो, यह भी एक प्रकार के क्या है? आभास है। क्या है? आभास है। तुमको वास्तविक में नहीं देख पा रहे हो, जब बताएंगे तो बताएंगे। चलो, तो 3 चैप्टर महत्वपूर्ण है हम लोग को पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या शुरू करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या? चलो, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले समझ जाते हैं। हम लोग बचपन में थे तो क्या करते थे? गेंद को दीवार पर मारते थे और दीवार से गेंद टकराकर हमारे पास पहुंच जाता था। तो वही क्या हो रहा था? गेंद का परावर्तन हो रहा था। तो प्रकाश भी किसी वस्तु पर पड़ती है तो या तो आर पार हो जाती है ना। कब आर पार होती है? जब वस्तु क्या होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन जब वस्तु पारदर्शी नहीं होता तो क्या होता है? लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। मतलब लाइट फिर वही माध्यम में लौट जाता है, और लाइट का उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब लिखेंगे कैसे? ये तो समझ गए कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या। अब जो इतना प्रकाश फैल रहा है वास्तविक में वातावरण में, जो इतना मतलब लाइट है, इसी के कारण है, प्रकाश का परावर्तन का ही कारण है। अब कहेगा कि वातावरण में प्रकाश कैसे फैल रहा है? वातावरण में बहुत सारे धूल कण है। क्या है? बहुत सारे धूल कण है। जब प्रकाश स्रोत से, सूर्य के प्रकाश से जब प्रकाश आती है तो धूल कणों पर पड़ता है, और पड़ने के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होता है। इसी के कारण इतना ज्यादा प्रकाश है। नहीं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में आती है। वो सीधी रेखा में आती है, इतना ज्यादा इंजोला नहीं हो पाता, इतना ज्यादा रोशनी नहीं हो पाती। तो प्रकाश का परिवर्तन के कारण ही पूरे संसार में इतना ज्यादा क्या है? रोशनी है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? जब उसी माध्यम में प्रकाश का क्या हो जाता है? लौट जाता है। जब अब लिखेंगे कैसे कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह पर, अब परावर्तक सतह हमेशा कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होगा तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। परावर्तन के लिए सबसे मेन पार्ट क्या है कि जो वस्तु है वो कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा? इस पार से उस पार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? अब परावर्तक सतह हमेशा कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। जैसे बता रहे हैं
मानो ये कोई क्या है, अपारदर्शी है। अब प्रकाश आएगा, आने के बाद इसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पहले लिखना सीखना है हमको। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस अब तुम लोग को क्या होगा ना, पूरा चित्र समझना आना चाहिए। पूरा चित्र पर है लाइट, पूरा अब यहाँ से चित्र ही समझना है। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक शब्द याद नहीं करना है। जो को हम क्या बोले थे कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन। आनी नहीं याद है हमको, लेकिन अगर ये फिगर थोड़ा सा ध्यान में है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन को लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, मतलब अब याद करने का झंझट खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना है, चित्र पर ध्यान देना है। हम अभी बोले है ना, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन। याद हो गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है ना, परावर्तक सतह क्या होता है। तो अब देखो, परावर्तक सतह हम बोले थे कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। अब इसको क्या किए हम लोग, हल्का हल्का रंग दिए। मानो ये शीशा हल्का रंग दिए थे, क्या हो गया, पारदर्शी से क्या हो गया, अपारदर्शी। अब ये प्रकाश को पूरी तरह से क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, नहीं कर देगा। अब आते हैं कि अभी डिफिनेशन में एक क्वेश्चन आ गया कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, प्रकाश जिस सतह पर पड़ती है, प्रकाश जिस सतह पर पड़ती, यहां देखो, प्रकाश जिस सतह पर पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह। अब खाली फिगर देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रकाश, अरे वो लाइट यहां पर मारता है, उसको बंद कर दो, जाओ बाहर दो लोग, जाओ ना, आएंगे भैया, फोन करो, जाओ। अब अरे जाओ ने, पूरा अच्छा से लगा उसको। चलो अब बताएं थे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन आया था, परावर्तक सतह क्या होता है। तो प्रकाश जिस सतह पर टकराती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। अब प्रकाश जब आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो अब समझना आपतित किरण क्या है, क्या करके समझना है। प्रकाश जिस सतह पर आती है तो उसे क्या, अब ये आ गया कि आपतित किरण क्या है, यही ना आ गया। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो लिखे तो बहुत डिटेल से लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब पहली बार परावर्तक सतह से टकराती या इधर से आती प्रतीत होता है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसको क्या लिखेंगे, जब परावर्तन के बाद या परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तक, है ना, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इससे 4 क्वेश्चन है। पहला कि परावर्तन क्या है, दूसरा परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तीसरा आपतित किरण किसे कहते हैं, दूसरा, चौथा परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो तुम लोग बताना पहला कि परावर्तन क्या। जब हाँ, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब परावर्तक सतह की और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब तुम बताओ ये कौन सा किरण है ना, अभी बताएं कौन सा है, आपतित किरण है। ये कौन है, परावर्तित किरण है। कौन सा है, परावर्तित किरण है। चलो ये क्या है, नीचे वाला, ये परावर्तक सतह है। समझ में आ गया, ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर बहुत कुछ देखना है कि ये क्या है, क्या है, ये क्या है। अब इससे पहले समझते हैं हम लोग आपतन बिंदु क्या है। क्या
आपतन बिंदु क्या है। फिर फिगर देखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बस फिगर देखना, आंसर तुम्हारे पास है। क्या बोले, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब आता क्या है, एक होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये बताओ क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। बस अब इसको रटना है, तुम ही बताओ, आप ही लोग बताइए, रटना है नहीं है। अब हमको सब कुछ पता हो गया, कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन आपतन बिंदु है, कौन अभिलंब है, कौन परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हमेशा कैसा होता है, अपारदर्शी। कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। अपारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश क्या होगा, इस पार से उस पार चला जाएगा। तो अब आते हैं, अब जब पचमा, पहला हम लोग क्या देखें, परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद क्या देखें, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, उसके बाद क्या देखें, आपतित किरण क्या है, उसके बाद क्या देखें, परावर्तित किरण क्या है, उसके बाद आपतन बिंदु क्या है, उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखो कोण बना लेता है, एंगल बना लेता है, तो इस एंगल का क्या नाम दिया जाता है, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, रटना ही है ही नहीं। अब तुम ही लोग समझो, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, नहीं कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन कोण किसे कहते हैं, कैसे कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आर से। और कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अभी तो परावर्तन का नियम बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत है। पहले हम लोग समझे परावर्तन क्या है, तो पता चला कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद आया था कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उस सतह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। अब था आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम समझे आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बिंदु जहां मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या समझे, अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बस इतना समझ में आ गया। लाइट खत्म। क्या होता है, ऐसा बात खत्म नहीं, मतलब अब तुमको पूरी तरीका से लाइट समझ में आएगा। यहां समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, चलो अब देख लेते हैं आगे चल के। बस वही लिखा हुआ है ना, देख लो। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, देखने का जरूरत ही नहीं है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, वह सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण की सतह पर टकराती है और उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो बताएं वो भी गलत नहीं है ना, ये तो पीपीटी है, इसे बना हुआ है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण क्या है, प्रकाश का वह किरण जो परावर्तक सतह से पर क्या कहती है, पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और प्रकाश का वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण अभी बताएं, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण की सतह पर टकराती है उस बिंदु पर सतह पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं, पूरा लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एकदम खड़ा रेखा, तो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, ये तो बता दिए थे। कुछ नहीं, फिगर सिर्फ क्या याद रखना है, फिगर। जहाँ फिगर याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। देखो बताना तू लोग कौन सा है।
बताओ ये क्या है? परावर्तक सतह। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? ये क्या है? आपतित के। ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। बस खत्म हो गया ना। तो ये सिर्फ ये याद है तो क्या है, हमको सब कुछ याद है, बस इतना ही दिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ हाँ स्क्रीन शॉट ना, तो क्या करेगा एक्सेस। अब आते हैं, चलो प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार। एक नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक तो नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? दो। अब नियमित होने के लिए प्रकाश का सिद्धांत चाहिए, प्रकाश का नियम है क्या? नहीं पुको भी आ रहे हैं, जाने कर दीजिए, अभी तो पढ़ा रहे हैं। परिवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। कितने नियम है? दो नियम। एक नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। नियमित तभी होगा जब प्रकाश के परिवर्तन के नियम का लागू पालन करेगा। अगर प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन नहीं करता है तो कैसा हो जाता है? अनियमित होता है। अब आता है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम है क्या। अगर जान ले तो नियम है क्या, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। जब परिवर्तक सतह पूरी क्या हो? चिकनी हो। क्या हो? पूरा चिकनी हो, तब यह नियमित परिवर्तन करता है। क्या करता है? नियमित परिवर्तन करता है। जिस एंगल से आता है उसी एंगल से भेज देता है। जब परिवर्तक सतह क्या हो? पूरी तरीका से चिकना हो, तो यह कैसा परिवर्तन होता है? नियमित परिवर्तन होता है। यहाँ पर देख लो, वैसा परिवर्तन जिसका परिवर्तक सतह क्या हो? चिकनी हो, उसे क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित क्या होगा? वैसा परिवर्तक सतह जिसका क्या हो? सतह चिकनी ना हो या रुखड़ा हो, है ना, तो क्या हो जाता है? अनियमित परिवर्तन हो जाता है। तो अनियमित परिवर्तन मतलब ऐसा सतह हो। कैसा सतह हो? ऐसा सतह। तो प्रकाश यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब जैसे मन वैसे परिवर्तन होगा। तो सतह क्या होगा? जब चिकना नहीं होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? अनियमित होगा। जब परिवर्तक सतह क्या होगा? चिकना होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? नियमित होगा। तो प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन? नियमित और अनियमित। नियमित कब होता है? जब परिवर्तक सतह, परिवर्तक सतह कैसा होता है? हमेशा अपारदर्शी होता है। ये भी आप बात हमेशा याद रखना है। परिवर्तक सतह हमेशा कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, क्योंकि पारदर्शी होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। और लेकिन जब सतह चिकनी हो, पूरी क्या हो? चिकनी हो, तो कैसा परिवर्तन होता है? नियमित परिवर्तन होता है। और जब सतह चिकनी नहीं हो तो कैसा परिवर्तन होता है? अनियमित परिवर्तन। अब आते हैं कि ये क्या है, अब तुम ही लोग को बोलना है। ये क्या है? पारदर्शी या अपारदर्शी है? पता नहीं चल रहा है। कैसे होगा अपारदर्शी? पता चलेगा जब तक इसको पेंट नहीं कर दे। अब ये क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी है। अब इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, मतलब किरण आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, मतलब किरण जा रहा है। यहाँ क्या हो गया? अपतन बिंदु। अभी इसको क्या बोलते हैं? अभी लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रकाश हमेशा इसी एंगल से आए, है ना, ऐसा तो नहीं है। प्रकाश आने का और हो सकता कि यह क्या परिवर्तक सतह है और प्रकाश यहाँ से आए, नहीं रे, पूरे 90 डिग्री से, है ना, पूरे 90 डिग्री से आए तो प्रकाश क्या करेगा? उसी माध्यम में लौट जाएगा। नहीं लौट जाएगा, और लौट जाएगा तो इसमें ना तो आपतन कोण बनेगा ना तो परिवर्तन कोण बनेगा। तो पूछ सकता है कि जब क्या हो? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये तो प्रकाश के नियम बता दिए। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जब एक ही माध्यम में चल जाएगा तो आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? दोनों शून्य हो जाएगा। एक मिनट, लाइट चला गया। चलिए, हाँ बता रहे थे
क्या कि जब प्रकाश 90 डिग्री पर आएगा तो वापस उसी एंगल से लौट जाएगा, तो उस समय क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, क्योंकि कोण बनेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आप बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2, है ना। प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, नियमित और अनियमित। अब सबसे भी आई है, यही एग्जाम में पूछा, बहुत बार पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। अब रटना नहीं है, समझाया, यही दोनों नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो बहुत बड़ा बात थोड़ी बोला है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही है प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। तो याद रखना, ये तो बहुत ज्यादा VVI पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन कौन सा दोनों नियम है, तो बस फिगर याद रखना है, जितना चीज बताएं बस यही फिगर में सब कुछ है, नहीं है। तो क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये तो बता दिए, जब प्रकाश 90 डिग्री पर आता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो तीनों पॉइंट याद रहेगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2, 3 नहीं, ये तो स्ट्राम बताए हुए हैं। कितने नियम है, 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिगर देखो, है ना, हमरा देखे इसको फायदा नहीं, फिगर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। मुकेश बताएगा, कौन बताएगा, मुकेश। मुकेश बताओ, कोण आई बराबर 45 डिग्री तो कोण आर बराबर वाट, बता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वो भी क्या होगा, 45, बहुत लेट बोला रे, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि अभी बोले कोण आई बराबर कोण आर। ये परिवर्तन का क्या है, नियम, क्या है, नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी प्रकाश जिस एंगल से झुक के टकराएगा उसी एंगल से झुक के निकल जाएगा। जितना डिग्री से वो आपतित किरण आ रही है उतना ही डिग्री से परावर्तित किरण चला जाएगा, समझा। तो ये था पूरा प्रकाश का परिवर्तन, समझा। प्रकाश का परिवर्तन समझ में आया। पहले हम लोग क्या समझे, प्रकाश का परिवर्तन किसे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परिवर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश टकराती है उस सतह को परिवर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर समझे आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझे आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर समझे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हम नहीं करें, ये प्रकाश के परिवर्तन के क्या है, नियम। तब उसके बाद पढ़े कि परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक नियमित होता है, दूसरा अनियमित होता है। नियमित कब होता है, जब परावर्तक सतह क्या हो, चिकनी होता है, तो क्या होता है, नियमित होता है। जब परावर्तक सतह चिकनी नहीं होता या रुखड़ा होता है तो क्या होता है, अनियमित होता है। उसके बाद पढ़े प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम था कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या था, परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, क्या कि जब प्रकाश 90 डिग्री से आएगा तो उसी एंगल से लौट जाएगा, उस टाइम में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य हो जाएगा। याद हो गया होगा, आगे बढ़ जाए। मुकेश, पढ़ने पर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए, ऐसे काम नहीं चलता। अब आ जाते हैं दर्पण यानी मिरर, दर्पण यानी मिरर। अब आ गए चैप्टर में, यानी इतना रिस्क क्या कर रहे थे,
बेसिक मजबूत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बेसिक मजबूत कर रहे थे कि लाइट क्या है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब हम लोग समझे थे परिवर्तन क्या है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे आपतित किरण। अब चैप्टर पर आ गया, मिरर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिरर। अब मिरर है क्या? मिरर है क्या? तो मिरर कुछ बड़का चीज नहीं है, शीशा ही क्या है? मिरर है। लेकिन शीशा और मिरर में अंतर है। समझा? शीशा मिरर में अंतर है, क्योंकि शीशा से ही मिरर बनता है। लेकिन जब शीशा के एक भाग को रंग दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? शीशा मिरर बन जाता है। क्योंकि जब तक शीशा को रंगेंगे नहीं, जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक छाया नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब मिरर में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। मिरर में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब समझते हैं मिरर क्या है। तो मिरर समझने से पहले मिरर की कहानी सुन लेते हैं कि मिरर आया पहले, जब पहले के लोग के पास तो मिरर नहीं था, दर्पण नहीं था, तो पहले के लोग चेहरा कैसे देखते थे? हम लोग के तो चल जाता है, हम लोग तो अभी भी नहीं देखते हैं। तो लड़की लोग के तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, नहीं रे? पहले के लोग कैसे, आखिर इन लोग तो जैसे अभी पूरा मेकअप उकअप कर लेती है, ऐसे मिरर देख के पूरा थप 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 ऐसे करके मार लेती है। तो पहले के लोग कैसे मेकअप करते हैं? ऐसा बात नहीं, लड़की शुरुआत से ही मेकअप करते आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेकअप का सामान मिला है। सोचो, आज से 2600 ईसा पूर्व पहले की बात है, वहां को क्या मिला है? मेकअप का सामान मिला है। तो मिरर है क्या? तो पहले के लोग जल में क्या करते थे? जल में अपना फेस देखते थे। बाहुबली फिल्म देखा, उसमें देखा कि हीरोइन अपना चेहरा नहीं देखती है, तो एक बार जल में देख लेती है तो उसको लगता वाह मैं इतना खूबसूरत हूँ, है ना। तो अब आते हैं मिरर के, कुछ कहानी सुना दे कि मिरर शुरुआत में, मतलब जब मानव के पास आईना आया तो कैसा मतलब कैसा उसको प्रतीत हुआ, बेचारा को चौंक गया कि सूत गया कि बेहोश हो गया। अब देखते हैं, तो एक कहानी सुनते हैं कि मिरर जब पहली बार किसी के पास आया था, तो मिरर तो आया नहीं होगा, क्या आया होगा? शीशा। क्या प्राप्त हुआ होगा? शीशा। तो एक मजदूर था जो क्या कर रहा था? खदान में काम कर रहा था। जब खदान में काम कर रहा था तो उसको शीशा प्राप्त हो गया। तो शीशा चमकता है, जब शीशा उसको चमका तो उसको लगाने बहुमूल्य पदार्थ मिल गया, मतलब हीरे जैसा। जो उसको पता था कि हीरा भी क्या होता है? चमकता है। तो उसको लगाने की बहुत बहुमूल्य पदार्थ हमको मिल गया। और मालिक से छुपा कर उसको ले जाना था, तो शीशा को क्या किया? कवर कर लिया होगा, है ना, गमछी होगा या जो कपड़ा मिला उसको कवर कर लिया। और शाम को वक्त क्या किया? घर लेकर चल गया और अपना पत्नी के पास गया। दम दोनों कहा कि अब तुमको कुछ नहीं करना है, महारानी जैसन बैठल रहना है। इतना पैसा हो जाएगा कि हम लोग को काम करने की जरूरत नहीं है। खाना बनाने के लिए नौकर, पोछा मारने के लिए नौकर, सारा काम करने के लिए क्या लगा देंगे? नौकर ही नौकर लगा देंगे। समझा? खाना खिलाने वाला भी नौकर लगा देंगे, खाली हम लोग को सूत के खाना है। तो पत्नी सोचा कि मजाक कर रहा है ना, इतना कोई बोलेगा नहीं लगेगा मजाक कर रहा है। तो कहा क्या प्राप्त हुआ है आपको? क्या अभी कहा कि हल्ला नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हल्ला नहीं करना है। उसको दिखाया तो वो भी चौंक गई, बाप रे बाप। तो लेकिन इस सबको तो पता नहीं था ये क्या है? मिरर है, शीशा है। तो कहा कि इसको खोल के देखना मत, किसी को बताना भी मत। हम सुबह हुआ खाना ना खाया तो रात भर तो तुम सपना में देख रहा है कि वो जहाज किन लिए, ये किन लिए, घर बना लिए, है ना, एसी लगा लिए, कि हमारे पास तब हीरा आ गया। मजदूर को उतना बहुमूल्य चीज मिल जाएगा नहीं सोचेगा। तो अरे मुकेश के 100 रुपया दे देंगे तो सोच लेगा अभी कि मोड़ पर जाएंगे, है ना, चंद्रकला खाएंगे। नहीं रे। तो वो दोनों पति पत्नी एकदम रात भर नहीं सोई, एकदम सपना देख रही है आराम से कि क्या क्या करना है पैसा को। अब जो मजदूर था सुबह उठा, बेचारा सोचा काम पर चल जाते हैं, उसी बहाने जो इसको पहचान पाता है ना, जो सोनार का दुकान होता है वहां जाके इसको दिखाएंगे। तो दिखाएंगे तो ज्यादा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति को लाएंगे ना जो पढ़ा लिखा, मतलब थोड़ा जानकारी है, उसको ला के दिखाएंगे। तो घरे में शीशा रख दिया था, अपनी पत्नी को बोल दिया था इसको खोलना नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है लड़की के बाद पचियन सकता है, पचेगा रे? नहीं पचेगा। इन लोग अपने उगल देती है, नहीं उगल देती है कि जानती है पूजा गए ने कल तेरी बहुत मजा आया रे, नहीं बहुत झूला झूले, जानती है टूट जाता झूलवा, ये तो हम पकड़ लिए जेजा टूटल था पूरा बड़ा मारती है। बात वास्तविक है,
कि लड़की के बाद नहीं पचता। ये शराफ मिला हुआ है। कौन शराफ दिए थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन था? पंचाली का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था। वो कभी झूठ नहीं बोल, कभी नहीं झूठ बोलता था। अब वो पंचाली के 5 पुत्र नहीं थे, 6 पुत्र थे। कहानी लंबा हो जाएगा। पंचाली के कितने पुत्र थे? 6। कर्ण भी किसके पुत्र थे? पंचाली। जब इस बात को वो छुपा के रख ली थी, है ना, किसी को नहीं बताई। और जब कर्ण मर जाता है, मृत्यु होता है, तो माता कुंती बताती है कि ये जो कर्ण तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ भाई था, सबसे बड़ा भाई था, उसी समय युधिष्ठिर श्राप दे देता है कि जाओ, आज के बाद किसी भी औरत के पेट में बात नहीं पचेगा। इसीलिए बात नहीं पचता। तब उसका पति तो चल गया था बेचारा कि लाएंगे, हीरा को बेच देंगे और पैसा कमाएंगे, तो इसको तो पचा नहीं। तो सोचा कि अरे बाप कोची है। गया धीरे धीरे रूमा, है ना, खोला उसको। अब खोला तो एक पट्टी क्या हुआ, शीशा था, तो एक पट्टी से ढका हुआ था, तो किसके भांति कार्य करने लगा? दर्पण के भांति कार्य करने लगा। और शीशमा में उसी का चेहरा दिखाई दे दिया। और वो तो हाय बप्पा, ये कौन कलमुही है? ये कमाइल जाता है कि दूसर शादी करे जाता है? ये केकरा ला के रूमा में रख दिया और कहता है हम राजा हो जाएंगे, तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब हमरा भगा देगा ही। अब एक कलमुही के साथ रहेगा। अपने फिगरवा देखकर, अपने प्रतिबिंब देखकर वो पूरा चौंक गई। अब पूरा बेलना उलना, गरम तावा, लाठी, तेल पिलावन कि आज आओ। की कहा था कि तोरा नहीं खाना बनाना पड़ेगा, तू घरे से भगा देगा तो कैसे बनाएंगे हम? क्या कि ओ हो, इसका यही मैटर था ना। तभी ही रतिया के पूरा एकदम कह रहा था कि आज के बाद तुम क्या करना, आराम करना। तो उसका पति आया बेचारा, समझा, शाम के वक्त हुआ तो काम करके आया, तो वो भी तो खुश था मने मने। अब इधर मार, तावा गरम, बेलना पूरा एकदम तेल लगा के, रामपुरी चाकू के एकदम भोग देंगे पेटे में। कि कलमुही के लाके हमरा कहता है क्या कि आप काम उम नहीं करना पड़ेगा। अब उसका पति आया, मार बेलना, मार तावा। क्या आए बाप, हुआ क्या? पति को कुछ पते नहीं। तो बोल रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ? कहा कि जाके देखो तो रूमा किसको लाए हैं आप। तब जब ये रूमा गया, है ना, तो वो तो पूरा कान रोने लगी कि हाय बप्पा हम तो लूट गए लूट गए लूट गए, है ना, बर्बाद हो गए, सौतन लेके चलाई। नहीं रे। जब वो गए तब वो भी जब खोला तो किसका चेहरा दिखाई देगा? उसी का। तो वो भी पूरा लाठी लेके पूरा दमा, ये हम काम करल जाता, ये कलमुहा के है, ये तो बेकार हो गया। ये हम तो दिन भर कमाइल चल जाता है। ये मर्दनमा कौन है जरा रूमा में बंद कैले है? ये और क्या, दोनों मारा मारी, झोटा झोटी, दोनों आपस में। कभी वो देखे तो ओकर फिगर, कभी ई देखे तो ओकर फिगर। वो दौड़ के देख के आते तो देखा अपने फिगर, फिर आके 2 लाठी, फिर ही जाए तो 2 लाठी। तो दोनों लड़ रही थी पूरा दम जबरदस्त थे। तो बगल से कौन जा रहे थे? पंडित जी। कौन जा रहे थे? पंडित जी। तो पंडित जी पहले देखना साधु नियन कर रहते थे, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के रखते थे, हमरे से ज्यादा। तब उन लोग को तब पंडित जी बोले क्या हुआ जजमान? तो ऐसा ऐसा बात है, पूरा कहानी सुनाया गया। तो पंडित जी बोले कि चलते यदि हम मुंह देख लेते हैं, है ना। जब पंडित जी गए तो अपना चेहरा देखे तो ऐन में लेके भागने लगे। अब दोनों पीछे पीछे, क्या हुआ पंडित जी? तो हमको भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। पंडित जी अपने चेहरा देख के लग रहा था कि हमको भगवान मिल गया, और पंडित जी ऐन में लेके भाग गए। और जब ऐन में लेके भाग गए तो लड़ाई क्या हो गया? बंद हो गया। तो दर्पण था, क्या था? दर्पण। तो अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से दर्पण, शुरुआत में दर्पण के बारे में नहीं पता था, तो सोचो कितना ज्यादा कंफ्यूजन था। अब मेन पार्ट यह है, चलो चैप्टर शुरू करते हैं, कहानी तो ये गया। अब आते हैं कि दर्पण जो मिरर होता है, दुनिया का ऐसा कोई भी मिरर है ही नहीं जो प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन कर सके। दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई मिरर है ही नहीं जो प्रकाश का क्या करे? पूर्ण परिवर्तन कर सके। आनी कहने का अर्थ मेरा यह हुआ, यह बात सुनकर लड़की लोग में क्या हो जाएगा? खुशी का माहौल हो जाएगा जब हम बता देंगे वास्तविक बात कि होता क्या है। जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा वास्तविक चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, वास्तविक चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। जिस मिरर को देख रहे हैं उससे हम कहीं ज्यादा सुंदर हैं। अब तक आप भाव खाएगी कि वाह ओ माय गॉड कितना क्यूट लग रही। यही बात है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का पूरा परिवर्तन
होता ही नहीं, और प्रकाश का पूरा परिवर्तन होगा ही नहीं तो वास्तविक चेहरा दिखाई नहीं देता। यानी जो आईना हम लोग देखते हैं, मिरर देखते हैं, उससे हम लोग कहीं ज्यादा सुंदर होते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मिरर होता है 90% प्रकाश को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, और 10% प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वास्तविक चेहरा वो दिखा 10% क्या कर लेता है, काट लेता है। लेकिन ये तो महंगा महंगा मिरर की बात की है, और हम लोग कौन मिरर उपयोग कर रहे हैं, 10 रुपया वाला। वो तो क्या करता होगा, प्रकाश का 75 या 70% ही परिवर्तन कर पाता होगा। नहीं रे, उतना महंगा मिरर तो हम लोग के पास है ही नहीं, तो वो तो और कम परिवर्तन करता है। ये सब और खुशी में है कि हम तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ज्यादा सुंदर ना है, औसी की औसी है। तो ऐसा बात है कि आईना में जो फेस देख रहे हैं उससे हम ज्यादा सुंदर होते हैं। अब इस बात का संतुष्टि भी होगा, आईना में कहीं खराब लगे ना, ज्यादा सुंदर होंगे। अब ये पढ़े थे कि मिरर में ज्यादा परिवर्तन क्या नहीं हो पाता। चलो मिरर किसे कहते हैं, हटाओ कहानी से हटाओ, अल्लाह शांत कीजिए। अब आते हैं मिरर क्या, दर्पण क्या। तो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण एक ऐसी चमकीली प्रवर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर पूछे कि दर्पण क्या है तो बोलेंगे दर्पण ऐसी चमकीली सतह होता है जिससे प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है। पूरी तो नहीं होता लेकिन अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। लेकिन शीशा ही क्या होता है, दर्पण होता है। अब शीशा के जब एक भाग को, जब घर में आईना होगा, दर्पण होगा, तब उसके पीछे जो प्लास्टिक होता है उसको जब खोलेंगे तो शीशा पीछे से पेंट होता है, नहीं होता है। तो पेंट किसका होता है, सिल्वर का होता है। सिल्वर नाइट्रेट या ब्रोमाइड का कर देते हैं, या एल्युमिनियम का परत चढ़ा देते हैं, या पारा का भी परत चढ़ा देंगे। तीनों में से कोई भी परत चढ़ा देंगे तो वो शीशा किसके भांति काम करने लगेगा, दर्पण के भांति काम करने लगेगा। यानी मिरर, शीशा मिरर कब बनता है, जब इसके उसके एक भाग को क्या करते हैं, किसी रंग से रंग देते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ गया, दर्पण किसे कहते हैं, बोलो एक बार। दर्पण वह चिकनी सतह होता है जिससे प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ेंगे। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको समतल दर्पण। क्या पढ़े हम लोग, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। फिर पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अभी हम लोग क्या देखेंगे, समतल दर्पण। अब आते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं। क्या देखेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है मुकेश, पूरी तरीका से। चलो समतल दर्पण क्या, क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण क्या है, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं, नाम ही है क्या, समतल। क्या नाम है, समतल। तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, सपाट हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह समान हो, सपाट हो या समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चलो यहां पर देखते हैं, याद हो गया, समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, समान हो, सपाट हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता, क्या है, नहीं है। हम समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं। दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, समतल दर्पण। अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा, इस बात को समझने के लिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो पहले हमको समझ में तो आए कि वक्रता त्रिज्या होता क्या है, तो हम समझेंगे इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, कितना सा, थोड़ा सा। इसीलिए इस पॉइंट को अभी फिलहाल क्या कर लेंगे, आज कर लेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे के क्लास में हम बताएंगे कि फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है ना, फोकस दूरी क्या होता है, अनंत क्या होता है ना, ये सारा चीज बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक पॉइंट याद रखेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है, आभासी एवं
सीधा होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आभासी क्या होता है और सीधा क्या होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर आ गया कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो अब समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले समझते हैं प्रतिबिंब है क्या, है ना, तब ने समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब फिगर देखते हैं। क्या देखते हैं, फिगर। अब बता रहे लाइट चैप्टर पूरा किस पर है, फिगर पर है। फिगर समझ में आ रहा है, पूरा लाइट क्या आसान है पढ़ना, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा कठिन है। अब फिगर आते हैं, ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, क्योंकि इसका क्या समतल है। ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। अभी तो शीशा था, जब इसको पेंट कर दिए तो ये कैसा हो गया, है ना, दर्पण हो गया। अब होगा क्या, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में ऐसे किए, ऐसे किए। अब होता क्या, 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। चलो थोड़ा सा बताते हैं, हल्का सा और डिटेल से बताते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ देखो होता क्या है, ये समतल दर्पण है। अभी थोड़ा सा सब्र करेंगे ना, अगला क्लास में या इसी क्लास में बता देंगे। ये प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। अगर समतल दर्पण है, यहाँ पर किसी वस्तु को रख दिया, मानो कोई कुछ झोटी है, क्या है, कोई झोटी है ना, यहाँ पर खड़ा हुआ है समतल दर्पण के सामने। अभी बता रहे हैं कि प्रतिबिंब है क्या, है ना, अभी पूरा नए डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। अब होता क्या है समझो, अब प्रकाश आएगा यहाँ से, है ना, आएगा, अब परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक प्रकाश और यहाँ से आएगा और यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, इधर प्रतिबिंब बना ही नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब कहते किसको है, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, ये तो मिला ही नहीं। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो पॉइंट लिखा था ने, बहुत बड़ा पॉइंट था कि मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मिला नहीं, लेकिन मिलती हुई पीछे प्रतीत होगा और यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। वास्तविक में मिला ही नहीं, क्या मिला, प्रतीत हुआ, मतलब आंखों का क्या है, धोखा। यानी जो फेस देख रही है वो आंखों का एक भ्रम है, वो प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं, लेकिन हम लोग आंखों में आंखों को लगता है कि प्रतिबिंब बन गया और धोखा से प्रतिबिंब वास्तविक में बना देता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यही न बोले थे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता, जो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है वैसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो दर्पण के पीछे बनता है उसे क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। यानी जो मिरर देख रहे हैं उसमें क्या है, हमारा फिगर जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, पीछे आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। तो अब याद हो गया होगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब का बनता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होता है, किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के कहते हैं, 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तभी तो बताएं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, परिवर्तन या आवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है। वास्तविक में अगर मिलता इधर तो कैसा प्रतिबिंब होता, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। तो ये पॉइंट याद हुआ, इतना 3 पॉइंट। पहला कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, सपाट या समान हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता। सीधा पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सीधा उल्टा कब बनेगा, हम बताते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर मिलती है वास्तविक में तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होता है, जैसे अभी क्या हुआ, प्रतीत हुआ, तो ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।
जो इधर बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। अब यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। क्या लिखें, अंतर लिखें। अब 5 नंबर का इसलिए चौक नहीं जाना, 5 नंबर और आसान कर दिया, ये अंतर पूछ के हम बहुत अंतर निकाल सकते हैं। चलो आगे आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, 1 मिनट रुकिए। चलिए, यहां तक दिक्कत नहीं है रे मुकेश। चलो 5 नंबर में पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। अगर कोई भी चीज में अंतर लिखने कह दे तो पहला अंतर उसका डिफिनेशन ही होता है। पहला अंतर क्या होता है, उसका डिफिनेशन, खुद का डिफिनेशन ही उसका पहला अंतर होता है। तो पूछेगा तो आराम से 5 नंबर हम लोग बना लेंगे। नहीं बना लेंगे, कैसे बनाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब में पहला अंतर क्या लिखेंगे कि परिवर्तन या अपवर्तन के बाद क्या लिखेंगे, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होता है, मिलता है। क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह मिलता हुआ प्रतीत होता, ये तो मिल जाता है, यह मिलता हुआ, अभी फिगर पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ये पहला अंतर है। ये दर्पण के आगे बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। नहीं लिख लेंगे, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। नहीं बन रहा। तीसरा अंतर, इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक है तभी न उतारेंगे, वो तो आभासी आंखों का क्या है, धोखा है, तो उसको पर्दा पर उतारेंगे नहीं, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। अब चौथा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। इस बात को समझने के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी आने चाहिए, जो आगे चलकर हम बताएंगे कि कैसे ऋणात्मक हो जाता है, कैसे धनात्मक हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ बता देते हैं। जो प्रवर्तक सतह के इस पार फिगर बनता है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और जो उस पार बनता है वो क्या होता है, धनात्मक होती है। तो बताओ, अभी आगे चलकर पूरा डिटेल से बताएंगे चिन्ह प्रॉपर्टी की, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऋणात्मक हो जाता है, क्यों धनात्मक हो जाता है। तो इस बात को भी याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होती है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। यहां तक दिक्कत है। ये 5 नंबर में पूछेगा 5 अंतर। कितना अंतर, 5 अंतर। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, है ना, उसको है ना, बोर्ड को देख करना है, सब नीचे देख कर। तो पहला अंतर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में उसका डिफिनेशन ही पहला अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे जब प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और तीसरा अंतर बताओ, आगे बनता है, ये कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक। आराम से लिख देंगे, किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण। प्रिया, चलिए आ जाते हैं। ये तो बता दिए हम, है ना, कि कैसे कैसे प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। ये फिगर अभी बताएं, फिर से बता दें, चलो समझा देते हैं। अभी बताए थे कि ये कौन सा दर्पण, इधर नहीं देखना, इधर देखना, हम पा रहे हैं जो, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब तुम ही लोग को बताना है कौन सा दर्पण है, समतल। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब प्रधान अक्ष पर मतलब कोई, अब इसमें फोकस होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र होता है ना, बहुत कुछ होता है जो आगे चल के थोड़ा सा सब्र करते हैं। अब किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिए, किसी व्यक्ति को मानो रख दिए, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब आएगा तो एक मानो क्या, एक प्रकाश की किरण किससे चल गई, सीधा, और दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से परिवर्तित हो गई, यहाँ से। तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत किधर होती है, इधर। किधर होती है, इधर। अब समतल दर्पण में एक पॉइंट, सारा पॉइंट हम बताएंगे। ये था समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। वास्तविक ना बनकर क्या बन जाता है, आभासी। लेकिन आभासी हमेशा सीधा बनाएगा,
दो पॉइंट याद रखना, आगे चल के बहुत काम देगा। आभासी हमेशा सीधा बनाता है, जबकि वास्तविक हमेशा उल्टा बना देता है। क्या बना देता है? उल्टा। आगे चलते हैं, देखते हैं, याद रहेगा ना। आभासी हमेशा सीधा और वास्तविक हमेशा उल्टा। अब समतल दर्पण में क्या क्या होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पहला बात याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? समतल। क्वेश्चन आ सकता है कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखे, तो पहला विशेषता क्या लिखेंगे? कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा क्यों बनता है? चलो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब आभासी एवं काल्पनिक बनता है। आभासी को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी एवं काल्पनिक बोलता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सारा चीज बताया हुआ। अब समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। अब इस बात को सिद्ध किया जाए कि समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को जितना रखेंगे उसका उतना ही हाइट दिखाई देगा। अभी देखते हैं, चलो यहाँ पर ये क्या है? समतल दर्पण क्या है? अब किसका फिगर पार दे? मानो कोई झोटी है, लड़की के हम ज्यादा पारते हैं, ऐसे झोटा था मैं वो कट मार ले सनकावा है ना, ये नाक है, ये आँख है। अब इसको यहाँ रख दिए, ठीक। अब देखो इतनी बराबर, इतना वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु लिए उतना बड़ा ही क्या बनना चाहिए? प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि समतल दर्पण का गुण ही है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इससे ना तो छोटा बनना चाहिए ना तो बड़ा बनना चाहिए। तो एक किरण कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा और ऐसे फोकस से गुजर जाएगा, है ना। एक किरण यहाँ आएगा, यहाँ से गुजर जाएगा। अभी तो बना नहीं क्योंकि मिला ही नहीं, तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? तो इसको जो प्रतीत होता है उसको डैश डैश से हम लोग लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डैश डैश से। तो इसको भी क्या करेंगे? डैश डैश से लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिख दिए, मानो प्रधानच को हल्का बढ़ा दिए। देखो तो बराबर बना कि नहीं? यहाँ पर बराबर बना कि नहीं? ये झोटी का प्रतिबिंब जितना बड़ा झोटी थी उतना बड़ा ही बना, नहीं बना? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर है। इस पॉइंट को याद कर लिया जाए। क्या याद कर दिया जाए? कि समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु लेंगे उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा। देखना मिरर में वो समतल दर्पण होता है ना, में खाली नाकिया देखेंगे तो खाली नाकिया दिखाएगा, नहीं कोई नाकिया पर खो जाता है ऐसे फोड़ते रहता है तो खाली नाकिया दिखाएगा। दूर करेंगे चेहरा देखे कोशिश करेंगे तो चेहरा दिखाएगा, है। जितना उसका देखेंगे उतना ही दिखाई देगा, क्योंकि समतल दर्पण का यह क्या होता है? गुण होता है। चलो अब इसका आवर्धन क्षमता हमेशा घनात्मक होता है। अब आवर्धन क्षमता क्या है इस तो एक क्लास में समझाना पड़ेगा, लमसम 10-15 मिनट लग जाएगा। अभी फिलहाल समझा देते हैं, है ना, कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इतना, वस्तु की ऊंचाई भी इतना ही है। काट देंगे तो कितना आएगा? एक। मानो प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 तो वस्तु की ऊंचाई भी 4, तो हमेशा क्या होता है? घनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। कम हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, आगे चलकर हम बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं है कि समतल दर्पण की फोकस नहीं, यहाँ पे समतल अति इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है? घनात्मक होता है। क्या होता है? घनात्मक होता है, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। जब भी काटेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा, +1 ही आना है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इसलिए हमेशा इसका आवर्धन क्षमता +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। 2 पॉइंट याद करने के लिए बोले हैं कि अगला क्लास में हम बताएंगे। एक तो वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, एक दूसरा फोकस दूरी भी अनंत। नहीं बताएं? ये दोनों सिर्फ याद करके रखना, आगे चल के टोक देना हमको, है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या भी, ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा ही नहीं की है कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दोनों पॉइंट क्या रखना है आज। अब देखो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब हमको देखना है। जैसे हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, किस दर्पण में? समतल दर्पण में। तो क्या करना पड़ेगा? अगर समतल दर्पण में हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, मानो मेरा हाइट कितना है? 6 फीट। कितना? 6 फुट है। कितना फुट है? 6 फुट है। 6 फुट तो ना है, मजाक मत उड़ाना, 5.5 फुट है। मान लिए कितना? 6 फुट है।
तो अगर हम 6 फुट के हैं तो पूरा प्रतिबिंब हमको पैर से लेकर सिर तक प्रतिबिंब देखना है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। तो क्या दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसमें समतल दर्पण में एक शर्त है कि समतल दर्पण में वस्तु की पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? आधी। यानी हम 6 फुट के हैं तो दर्पण कितना फुट का होना चाहिए? 3 फुट का होगा तो हमारा पूरा हाइट को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो इस बात को भी याद रखना कि दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आधी। जैसे मुकेश 4 फीट का है तो कितना होना चाहिए? 2 फीट का दर्पण होना चाहिए, तो इसका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो समतल दर्पण में इस बात को भी याद रखा जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं, ये तो भी नहीं बता देंगे। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। अब एक पॉइंट छूट गया था जो ऊपर था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब गलत है, पार्श्विक उल्टा होता है। कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा। और उल्टा भी 2 प्रकार के होता है। एक तो पूरा पैरे उठा के उल्टा कर दिए और मूड़ी को क्या कर दिए? नीचे कर दिए। लेकिन दर्पण में ऐसा थोड़ा होता है कि ना हम देखते हैं तो मुंह देखते हैं तो पैरवा दिखाई देता है, ऐसा थोड़ा होता है ना। लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। खा रहे इधर से तो दिखाई देता है इधर से, खा रहे इधर से तो दिखाई देगा इधर, नहीं होता है। तो समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा। रे हल्ला कर रहे हैं आप लोग, मतलब इज्जत दे रहे हैं तो खराब लग रहा है तो लोग ना। चलो क्या बोले, अब ऑनलाइन वाले सुनेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलो, अब पार्श्विक उल्टा यह होता है कि अगर इस दर्पण के आगे बी लिखे ऐसे तो उधर किस तरफ दिखाई देगा? ऐसे। इसको बोल दे क्या? पार्श्विक उल्टा। अगर लिखे सी तो दिखाई देगा ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा। खाना खा रहे हैं इस हाथ से तो दिखाई देगा इस हाथ से, है ना। उल्टा होता है क्या जी? हाँ, खाना फोटो के चलते खाना इस हाथ से। तो ये कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा बनता। कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा बनता है। चलिए, हो गया। अब समतल दर्पण में एक और बहुत बड़ा खासियत है जो ये पॉइंट कहता है। क्या कह रहा है कि दर्पण अगर समतल दर्पण को कहीं रख दिया जाए, है ना, अब उस दर्पण को मानो यहाँ रख दिए और दर्पण को अगर हम मानो भी वेग से चल रहे हैं तो उसमें दोगुना वेग दिखाई देगा। मतलब भी वेग से चल रहे हैं तो 2 भी वेग से दिखाई पड़ता है। मतलब हम 2 के स्पीड से चल रहे हैं तो दर्पण में लगेगा कि 4 के स्पीड से हमारे तरफ कोई आ रहा है। तो आनी समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु भी वेग से चलता है तो उसका चाल कितना हो जाता है? 2 भी वेग हो जाता है। ये भी बात याद रखना कि समतल अगर कोई वस्तु भी वेग से चल रहा है तो दर्पण में 2 वेग चाल दिखाई पड़ता है ना। 2 समतल दर्पण के बीच वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब अनंत बनता। 2 समतल दर्पण है क्या? 2। ये तो और ज्यादा बेबी आई है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लमसम 5 से 6 बार से कम नहीं पूछा होगा ये क्वेश्चन कि 2 समतल दर्पण के बीच क्या कर दिए? 2 समतल दर्पण के बीच किसी झोटी को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बन जाएगा। सैलून में देख रही है, इधर शीशा इधर भी शीशा और ढेर सारा मुड़ी, नहीं 1 मुड़ी 2 मुड़ी 3 मुड़ी 4 मुड़ी 5 मुड़ी, नहीं ढेर सारा मुड़ी दिखाता है। तो समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को बीच में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत प्रतिबिंब बन जाता है। कितना? अनंत। याद हो गया? ये था समतल दर्पण की विशेषता। सबको एक बार अच्छा तरीका से बोलना। इधर देखिए, पहला, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता। आराम से खाकने आया, सब बोलो। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी एवं काल्पनिक बनता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए इसका आवर्धन क्षमता हमेशा +1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसा बनता? पार्श्विक उल्टा बनता है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। वस्तु अगर भी वेग से चल रहा है तो हमको कैसा दिखाई देगा? 2 भी वेग। 2 समतल दर्पण के बीच किसी झोटी को रख देंगे तो प्रतिबिंब, झोटा को भी रखेंगे तो प्रतिबिंब
लेकिन और एक बड़ा बात है ना। और क्या बड़ा बात है, अगर दो समतल दर्पण को झुका के रख दिया जाए, है ना, यहाँ से नॉर्मिकल पूछता है, याद रखना, यहाँ यहीं से हमेशा नॉर्मिकल पूछेगा तो समतल दर्पण से यहीं से पूछेगा, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना। अगर ये क्या है, समतल दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण है, और दो समतल दर्पण को किसी एंगल के साथ झुकाकर रख दिया जाए तो कितना डिग्री के कोण बनाएगा, मतलब कितना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। मानो कि ये कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, तो अब ऐसी पूछेगा कि दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर झुकाकर रख दिया गया, तो बताएं कि प्रतिबिंब कितना बनेगा या प्रतिबिंब बनने वाली संख्या कितना होगा। तो इसमें प्रतिबिंब निकालने की फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करना है, अगर दो समतल दर्पण को झुका के रख दिया तो हमेशा इसका, रे अनुष्का क्या कर रही है, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होगा 360 डिग्री बटा थीटा। कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री बराबर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, प्रतिबिंब निकालने का। किसका निकालने का, प्रतिबिंब, कि दो समतल दर्पण को अगर किसी एंगल के साथ झुका के रख दिया जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो क्या याद रखना, 360 डिग्री बटा थीटा, या 360 डिग्री बटा थीटा -1, क्या होगा, दोनों फॉर्मूला काम करेगा। अब ये प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, अच्छा रुक, अच्छा तो मिटा देते हैं उनका, मुकेश के बात को हम टाल नहीं सकते क्योंकि मुकेश अंबानी है ना, तब काम से तो कंगाल है रे, खाली नाम ही से अंबानी है कि। चलो, दो समतल दर्पण के बीच अगर किसी कोण से, किसी एंगल से क्या किया जाए, दर्पण को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनने वाली संख्या क्या होगा, 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा -1। हमेशा विषम संख्या बनेगा, सम बनेगा तो उसमें एक घटा देंगे, अब विषम बन गया तो ठीक है। जैसे हम पूछे कि 60 डिग्री पर मानो दो दर्पण को रख दिए थे, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, क्या निकालना था, प्रतिबिंब बराबर, है ना। तो प्रतिबिंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा, और थीटा का मान कितना दिए थे 60, 0 6 36, लेकिन सम है या विषम, और सम कभी प्रतिबिंब न बनाता समतल दर्पण। तो इसमें क्या करेंगे, ऑटोमेटिक एक घटा दे, तो 6 में से एक जाएगा तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 5, यानी प्रतिबिंब के बनने वाली संख्या कितना हो जाएगा 5। याद हो गया भैया। अगर 3 आता तो घटाते हैं, 3 आता तो काहे घटाते, तो विषम आ ही गया है, हमेशा क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। यहां पर क्या लिख देंगे, विषम। अब विषम नहीं आया तो कौन फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो जैसे ले लो 120, है ना, मानो कि 120 डिग्री पर रखा हुआ है, तो 360 बटा 120 डिग्री, 0 से 0 12 तिया 36, तो ये तो 3 आ ही गया, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 3। यानी समतल दर्पण को जब किसी एंगल के साथ झुका के रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है कितना बनता है, 360 बटा थीटा। अगर विषम है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें एक घटा देंगे। ये वाला स्क्रीन शॉट लाइक है ना, ये वाला ले लेना। चलो, यहां तक समतल दर्पण समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है क्या जी, ये हाँ, अनंत पर लिखा हुआ है, हाँ नहीं, अनंत बनेगा, क्या बनेगा, अनंत बनेगा, बनता है, कितना बनता है, टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या बनता है, अनंत प्रतिबिंब ही बनता है, अनंत पर नहीं बनता, क्या बनता है, अनंत। हम तो बोले थे, है ना, देखे ना यहाँ पर लिखा हुआ, कैसा प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। ये था समतल दर्पण, ये क्या था, समतल। किसी को कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, खाना वाना खा के आए हैं, चलिए ये वाला लास्ट कर देंगे, है ना, यहां तक समझ लेते हैं हम लोग। विचलन कौन किसे कहते हैं, विचलन कौन किसे कहते हैं, याद नहीं करना है, पहला बात तो सोच लो कि याद करना ही नहीं है, क्या करना है, समझना है। अब आते हैं कि विचलन कौन किसे कहते हैं, इससे भी जब भी पूछेगा नॉर्मिकल पूछेगा, क्या पूछेगा, नॉर्मिकल। अब आते हैं हम लोग विचलन कौन किसे कहते हैं, समझते हैं, सिर्फ क्या करना है, समझना। अभी ये क्या, ये सारा मुकेश के कारण हो रहा है,
नहा के नहीं आते हैं आप आपका है। चलो ये क्या है बाबू? ये अभी सिर्फ शीशा है और कुछ है नहीं। जब तक इसको पेंट पोत नहीं करेंगे जब तक ये कुछ नहीं। अब ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल दर्पण। ये क्या है बाबू? आप देखिए ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है बाबू? अभिनय। ये क्या है? किसी को कोई दिक्कत? हम समझ आ रहे हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं, है ना? मानो ये जो होता इससे किरण निकलकर आगे बढ़ जाता। क्या हो जाता? आगे बढ़ जाता। अब इस जब आगे बढ़ जाता है तो इसके साथ जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं, है ना? ये क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। ये तो सिर्फ समझ गए, लेकिन अब लिखना कैसे है? तो लिखेंगे वही, जब आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाता है और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। रे समझ में आया कि जब आपतित किरण को परावर्तक सतह से आगे बढ़ाया जाता है तो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण को लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो कोई कितना बना लेता है? एक दो कोण बनाता है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना बनता है? 360 डिग्री। तो इसके बराबर होता है 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। क्या होता है? 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। क्योंकि आपतित किरण भी है परावर्तित किरण भी है तो आपतन कोण भी होगा और परावर्तन कोण भी होगा। नहीं होगा तो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। लेकिन 180 माइनस आई क्या है? माइनस आई। आर को हम आई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है लेमडा बराबर 180 माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i। ये क्या है इसका फॉर्मूला? क्या हो गया फॉर्मूला? देख लो जो पीपीटी बनाए हैं वो सो गए होंगे, आंसर सहित बना दिए हैं। क्या किए हैं? आंसर सहित हल कर दिए हैं, है ना? यहाँ सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए था तो आंसर अनुसार सब बना दिए हैं। चलो कोई बात नहीं। तब क्या होता है? आपतन कोण किस विचलन कोण किसे कहते हैं? समझ में आ गया। जब यहाँ से पूछेगा विचलन कोण बराबर, जब भी हम पूछेंगे कि विचलन कोण बराबर क्या, तो 180 माइनस 2i। अब विचलन कोण किसे कहते हैं? जब आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तब क्या होता है? परावर्तन किरण के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल या लेमडा से सूचित किया। इसलिए डेल बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i। क्या होता है? 180 माइनस 2i। 2i कहाँ आया? क्योंकि होता है 180 माइनस आई प्लस आर। लेकिन आर को हम क्या लिख सकते हैं? आई। तो आई आई जुड़ जाएगा, क्या जाएगा? 2i। नहीं हो जाएगा? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए ना। चलो अब क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे देखो किसी आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। आपतन कोण मतलब कोण आई बराबर 60 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा? तो विचलन कोण कितना होगा? तो विचलन कोण के फॉर्मूला क्या होता है? 180 माइनस 2i। तो 180 और 2 और आई का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री, है ना? तो तुम्हें घूमने बना देगा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 दूना 120। आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी विचलन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? किसी परिवर्तन कोण का मान। परिवर्तन कोण मतलब आर बराबर 40 डिग्री। अब बोलेगा कि भैया फॉर्मूला में तो आई है, यहाँ पर क्या दे दिया? आर। तो आर आई के क्या होता है? आई बराबर भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग लेमडा बराबर क्या? 180 माइनस 2i। क्या लगा देंगे? 2i। आई के मान रखेंगे 40 दूना 80। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आ गया? कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा, है ना? लाइक कर दीजिएगा, है ना? सिर्फ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना? है ना? सिर्फ कमेंट कर। चलिए आज
अटक गई। कल